एसएसटी में आज हम लोग जानने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके इस जो 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको 2 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छा से देख लेते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव क्लास होगा और इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम कराएंगे कि इस चैप्टर से आपको किस प्रकार से सवाल आएंगे। तो आप जो है किस प्रकार से पढ़िए कि 2 सवाल आएंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी और उसके साथ जेसीईआरटी में जो 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो दिया हुआ है उस चीजों को आपको समझना है। इसको समझ लेते अच्छा से हैं तो आपको 2 नंबर समझ ही कि आ गया है। और इसका जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। तो आपका जो है कोई क्रांति जो होता है उससे कहीं न कहीं उसका बीजारोपण होता है। वो तुरंत कोई क्रांति नहीं होता, उसके पीछे कहीं न कहीं शोषण होता है, तब जाके क्रांति का रूप होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 16 ईस्वी में आपको पता है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको पूर्वी की ओर, पूर्वी देशों की ओर व्यापार करने के लिए वहां की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर पर साइन करके मिलता है कि आप पूर्वी देशों में इंग्लैंड की कोई कंपनी आपके अलावे बिजनेस करने नहीं जाएगी। लेकिन इंग्लैंड के अलावे और यूरोपीय देश जो थे, आपका फ्रांसीसी थे, पुर्तगाल, तो उन लोग पर रोक नहीं था। लेकिन इंग्लैंड की कोई भी कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कर सकती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम क्यों पड़ा तो आप समझिएगा कि यूरोप यहाँ पे है और एशिया यहाँ पे है। एशिया में आपका जो है इंडिया इस प्रकार का है। तो आपको समझना है कि ये जो इंडिया है किस साइड में, ईस्ट साइड में है। तो ईस्ट साइड में है तो ईस्ट इंडिया में आया तो इंडिया नाम पड़ा, और कंपनी था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के, अपना व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पहली बार भारत में 1600 ईस्वी में एंट्री होता है। लेकिन भारत में जैसे ही आपका जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो दिल्ली के सत्ता पे औरंगजेब के बाद कोई मजबूत शासन जो है बागडोर जो है नहीं संभाल पाता है। इसलिए छोटे छोटे जो एरिया थे वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे और केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। उसी बीच में अंग्रेजों ने डचों और फ्रांसीसियों को बिजनेस में असफल करके इन लोगों को, और अपने एक तरफा जो है बिजनेस में फल फूल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस बीच में जो है इन्होंने व्यापार करते करते क्या होता था कि आपका जो स्थानीय राजा थे इन पर टैक्स मांगते थे, किलाबंदी करने से रोकते थे। तो इनको व्यापारिक हित में कहीं ना कहीं लगता था कि हम लोग अगर व्यापार के साथ साथ यहाँ का प्रशासन, यहाँ का राजनीति में हम लोग का पकड़ हो जाए तो हम लोग का व्यापार अच्छा खासा फले फूलेगा। उसी बीच में आपका जो है एक प्लासी का युद्ध होता है। सूरजदौल्ला इन लोग को रोक देता है किलाबंदी सब की वजह से। तो सूरजदौल्ला जो है एक युद्ध लड़ता है 1757 का प्लासी युद्ध। इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। यहाँ से अंग्रेज लोग का जो है मंसूबा बढ़ते चला जाता है। और उसके बाद तुरंत है 1764 का बक्सर का युद्ध, इसको भी इन लोग जीत जाता है। जीतने के बाद इन लोगों को लगा कि भारत में हम व्यापार के साथ यहाँ का शासन को भी चला सकते हैं। शासन को चला सकते हैं तो शासन को इसलिए इन लोग लाए कि ताकि हम लोग पर कोई कंट्रोल ना कर पाए। पहले कंट्रोल कर लिया जाता था नवाबों के द्वारा। तो ये 1757 और 64 का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये तय कर दिया ये 2 युद्ध कि ये भारत में व्यापार के साथ यहाँ का शासन को भी संभालना जरूरी है ताकि हम अपने व्यापार को अच्छा से फल फूल सके। तो ये जो है 1764 के बाद जो है बहुत तरह के जो यहाँ पे शोषणकारी नीतियां होती है।
राजनीतिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है भारतीयों का, धार्मिक शोषण होता है, सैनिक शोषण होता है, और कुछ कुछ तात्कालिक कारणों की वजह से जो है 1857 की क्रांति जो है वो उत्पन्न होती है। तो आपका ये टॉपिक में शामिल किया है जेटेट द्वारा, जो है जेसीईआरटी के माध्यम से। तो उसमें हम लोग पूरा बढ़िया से इसको अध्ययन करेंगे। ये आपका यहाँ तक 1857 की क्रांति जो है एक बैक नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसमें समझिए। सबसे पहला है राजनीतिक कारण, समझेंगे हम लोग 1857 की क्रांति होने के राजनीतिक कारण क्या रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे हैं इस क्रांति के पीछे। उसके बाद देखेंगे आर्थिक कारण क्या रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सैनिक कारण क्या रहे हैं। और एक रहे हैं लास्ट में जो है टाइप मिसप्रिंट है, यहाँ पे तात्कालिक कारण होना चाहिए। 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण क्या था, तो ये सब चीज पर हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिएगा 1857 की क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग देखने वाले हैं। 1857 की क्रांति क्यों हुआ, कारण क्या था इसका। उसके बाद देखेंगे विरोध जो है आरंभ कहाँ से हुआ, और विद्रोह प्रमुख विद्रोह केंद्र, प्रमुख जो विद्रोह का केंद्र थे उसको देखेंगे, कहाँ कहाँ पे विद्रोह का केंद्र जो है प्रमुख रूप से विद्रोह हुआ। फिर जो देखने वाले हम लोग हैं 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुआ, इसके बाद क्या चेंजेस आए भारत के शासन व्यवस्था में, या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या फ्यूचर हुआ आगे चलकर, इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। 1857 की रिवोल्ट के बारे में जस्ट ही चर्चा किए कि इसके कारण बहुत सारे रहे हैं। तो सबसे पहला रहा है राजनीतिक कारण, उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण, उसके बाद सैनिक कारण, और लास्ट में जो है तात्कालिक कारण क्या था उस समय 1857 में ही क्यों हुआ। ये चीजें तो 100 वर्षों से शोषण हो रहा था भारतीयों को। तो तात्कालिक कारण, यहाँ मिसप्रिंट आपका है, टाइप गलत हो गया है, तो यहाँ पे तात्कालिक कारण होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका राजनीतिक कारण क्या रहा है इस क्रांति में, उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखते हैं 1857 की क्रांति के पीछे राजनीतिक कारण क्या रहा है। आपको पता है अंग्रेज चाहते थे कि पूरे भारत के भूभाग को अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते थे, ताकि अपनी जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा उठा सके। इसलिए वो पूरे भारत को कब्जा करने के लिए ये धीरे धीरे करके अपने अपनी नीति लाते हैं। जो पहला नीति था डलहौजी का राज हड़प नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी का हड़प नीति सब जानते होंगे, व्यापकगत सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। हड़प नीति को क्या बोलते हैं, व्यापकगत सिद्धांत बोलते हैं, या हड़प नीति कहते हैं डलहौजी का। डलहौजी एक गवर्नर जनरल था जो कब से कब रहा था, समझिएगा। डलहौजी जो है आपका 1848 से लेकर 1856 तक आपका एक गवर्नर जनरल रहा था। भारत का गवर्नर जनरल कब से कब था ये, तो आप समझिएगा 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में सेवा दे चुके थे। आवाज धीरे धीरे आ रहा है, चलिए आपका आवाज जो है धीरे धीरे नहीं आएगा, हम थोड़ा सा स्पीड ही बोलेंगे आपको। आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करते रहें कैसा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें जो है पहला 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल, उस पर भी बात करें, लेकिन ये जो उससे पहले क्रांति से पहले डलहौजी ऐसा काम करके चला गया कि क्रांति होना तय माना जा रहा था। तो वही किसका था, राज हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो डलहौजी था 1848 से 56 तक ये आपका गवर्नर जनरल भारत का रहा था। ये तो काम किया कि हड़प नीति लाए। उसके बाद इसी के समय 1853 को 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल भारत में चला। रेल भारत में पहली बार किसके समय चला, इसी के समय चलता है, डलहौजी के समय। और समझना आपको है, इसमें आप लोग कमेंट करते रहेंगे किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है नहीं।
तो सबसे पहले डलहौजी ने क्या किया, राज हड़प नीति क्या था समझिएगा। जिसका अपना पुत्र नहीं होता था, अपना पुत्र जैविक रूप से जन्मा हुआ, जैविक रूप से क्या होता है, मतलब मेल और फीमेल से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो बोलते हैं जैविक जन्म, जैविक रूप से अपना पुत्र। लेकिन कभी क्या होता है, किसी का पुत्र नहीं है तो वो गोद लेते हैं किसी को, गोद लिया हुआ पुत्र उसके पास है तो वो तो अपना है तो उसको तो अपना अधिकार दे सकता है ना। लेकिन ये क्या करता था, डलहौजी का कहना था कि जिसका गोद लिया हुआ पुत्र है उसके राज्य को हड़प लेता था। ये क्या करता था, हड़प लेता था कि इसका अपना उत्तराधिकारी जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उसके राज्य को वो अपने में मिला लेता था और वहां के सारे अधिकार से वंचित कर देता था। यही था राज हड़प नीति। इसके तहत जो पहला जो हड़पा था सतारा को हड़पा था 1848 में। तो प्यारे साथियों पूछे कि राज हड़प नीति व्यापक सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति के तहत पहला राज्य किसको हड़पा था, ये मिलाया था ब्रिटिश प्रांत में, तो सतारा को। उसके बाद जैतपुर जिसको संभलपुर बोलते हैं, इसको 1849 में हड़प लिया अपने नीति के तहत। उदयपुर को हड़पा 1852 में, झांसी को हड़पा 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे आप, इस पर बहुत बढ़िया से चर्चा करने वाले हम लोग हैं। रानी लक्ष्मीबाई पर चर्चा विधिवत करेंगे हम लोग और जानेंगे भी, उससे सवाल भी बहुत आते हैं। नागपुर को मिलाया 1854 में मिला लिया था। उसके बाद अवध को 1856 में मिलाया था। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर जो है ये राज हड़प नीति के तहत मिला लिया था अवध को। कारण लोगों में असंतोष बढ़ा, जिस एरिया के राजा को अपदस्थ करके हड़प नीति के तहत कब्जा लिया तो वहां के लोगों का अपने राजा के प्रति दया थी, भावना थी, उनको लोग भगवान के जैसे मानता था। तो उन लोग को लगा कि हम लोग का, उनको लगा कि राजा का, नवाब का अपमान जो है वो अपना अपमान समझे, जो उस एरिया के जनता थे। तो कारण लोगों ने असंतोष बढ़ाया, अपना नियम कानून ला रहा है जो उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सब तैयार हो रहा था। बहुत बड़ा ये रीजन था। राजनीतिक कारण में आपका देखिए राज हड़प नीति। उसके बाद जो है इसमें देखिएगा राजनीतिक कारण जो है इसमें क्या क्या चीजें रही, समझिएगा बढ़िया से इसको। यहाँ पे है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र जिसको बोलते हैं, अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। बोला कि इनका अपना पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र, इसलिए हम लोग को राजा नहीं मानेंगे, राजा नहीं मानेंगे। प्यारे साथियों बड़ा अजब हो गया। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो थोड़ा आग बबूला हो गई। तो इसमें क्या होता है फिर, पेशवा बाजीराव द्वितीय, दत्तक पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन भी बंद कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जिनका नाम क्या था, नाना साहेब, जिनको धुंधु पंत भी बोलते हैं, इनका पेंशन बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, इन लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो तो अधिराज शासन तो गया ही लेकिन उनके पेंशन भी बंद कर दिया गया। इस सब देखिए कारण हो रहे हैं। फिर सेकेंड यहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय के लिए उनका नजराना बंद कर दिया गया। जो उनको नजराना मिलता था उसको बंद कर दिया गया। उनके बाद किसी को बादशाह मानने की बात न कही गई। जैसे कि इनके बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी इनका पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वो एक राजकुमार माना जाएगा लेकिन वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और साथ ही इनको अपमानित भी किया नजराना न देकर। इससे लोगों में अपमान और संतोष की भावना उत्पन्न हुई। देखिए उसमें दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको जो है पूरी तरह से जो अपमानित करने का अंग्रेजों ने काम किया, उसकी वजह से जो है वहां के जनता लोग जो है अपना अपमान समझ बैठे। फिर यहाँ है डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि जब्त कर ली। जो कर्नाटक के और तंजौर के जो नवाब की जो उपाधि था उन उपाधि को जब्त कर लिया।
उपाधि जब्त किया तो वहां के लोगों को अपमान होगा कि नहीं, कि हमारा राजा जो है हम जिसको मालिक समझते हैं उसको ही अपमानित कर रहे हैं। फिर है देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। जो देसी राजा थे उनके पास अपना सेना हुआ करता था, उनको बोला कि भंग कर अपना सेना हटाइए। तो सेना में जो जिससे सेना में शामिल लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अंग्रेजों के प्रति नाराजगी बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, जो रोजगार वहां राजा के यहाँ था उनको हटा दिया तो बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार मन के जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान के होता है। तो वही लोग का हुआ, इन लोग ने सोचा कि हमको रोजगार चल गया तो हम क्या करें, तो लोग इनका दिमाग जो है विद्रोह की ओर दौड़ने लगता है। अंग्रेजों ने भारतीय उच्च अधिकारियों के साथ भी बुरा व्यवहार किया और उनके समान अधिकार छीन लिए। ये जमींदार होगा, जमींदारों और राजा के साथ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जमींदार और राजाओं के जो सम्मान थे और विशेष अधिकार थे उसको भी छीन लिया। किसने? अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया। इससे यह वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। हमेशा जो है वर्ग जो था, जमींदार और राजा लोग जो था, उन लोग इनके पक्ष में रहता था। इनका जो इस तरह से किया तो इन लोग इनके असंतोष हो गए, इनके खिलाफ हो गए। इनके शुभचिंतक हुआ करते थे, जमींदार जो थे अंग्रेजों के शुभचिंतक होते थे, लेकिन इनको इस तरह से व्यवहार किया तो इनके सम्मान और विशेषाधिकार छीन लिया तो इनके खिलाफ हो गए। भारतीय कर्मचारियों के साथ भी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, जिसके कारण वे भी विप्लव में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। क्या होता था, मान के लिए जॉब में दो हैं, एक आपका ब्रिटिश इंग्लैंड का है कर्मचारी, अब एक इंडिया का है। तो इन लोग क्या करता था, इन लोग के साथ भेदभाव करता था, इज्जत प्रतिष्ठा उतना नहीं देता, वेतन भी कम देता। लेकिन इन लोग को बहुत क्रेज था, इंग्लैंड वाले को ज्यादा क्रेज, और भारतीय लोगों को काम उतना ही करवाना है, लेकिन इन लोग के साथ भेदभाव करता था। हर जगह कहीं न कहीं जो है भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। एक चीज याद रखिएगा, आसपास कोई भी लोग हो उसके साथ अच्छा व्यवहार रखें, ताकि उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो। वो हीन भावना उसके अंदर ऐसा एक दिन ला देगा कि आपके प्रति उसके माइंड में 24 घंटा नेगेटिव ही फैलेगा, आपके प्रति नेगेटिव सोच चलते रहेगी। तो किसी को आसपास ऐसी भावना ना होने दे जो आपसे लगे कि अलग है, उसको मिलाकर चलें, उससे समानता का अधिकार वाला लेकर चलें। और खासकर ऐसे देखने को मिलता है कि जिनके साथ नहीं होता ऐसा, तो उन लोग कहने को उसके प्रति नेगेटिव भावना रखने लगते हैं। यहाँ पे 1857 की क्रांति में भी देखने को मिलता है। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था? सामाजिक, वो तो राजनीतिक कारण था अपने राज विस्तार करने के लिए, लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे इन लोग जो है सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहा है, समझिएगा। सती प्रथा का बंद करना। आपको 1800 पता है 29 में सती प्रथा का अंत होता है धारा 17 के तहत। जो राजा राम मोहन राय और उस समय का कौन था, बेंटिंग, इनके द्वारा जो है सती प्रथा बंद कर दिया गया। सती प्रथा जो था वो भारतीयों के हित में था, लेकिन यहाँ के जो रूढ़िवादी लोग थे वो रूढ़िवादी लोग को अच्छा नहीं लगता था। रूढ़िवादी लोग जो पुरानी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो इन लोग का मानना था कि सती प्रथा जो है ये बंद नहीं होना चाहिए था, तो रूढ़िवादियों का मानना था। लेकिन राजा राम मोहन राय भारतीय थे, लेकिन इन्होंने पश्चिमी सभ्यता जो है उसको अपनाने के लिए जोर देते थे। इन्होंने बोला कि नहीं, सती प्रथा सही नहीं है, किसी को जिंदा जो है उसको जलाना नहीं चाहिए। चिता पे जिंदा किसी का पति मर जाता था तो उसके पत्नी को उस चिता में साथ जलाया जाता था, तो इसके खिलाफ जो है कानून बनाया गया। तो ये कहने कहीं ठीक है, मानवता के लिए अच्छा है। आज भी ऐसा थोड़े होता है, तो पहले से बुराइयां थी। जो सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिलता है वो भानुगुप्त अरण्य अभिलेख से मिलता है, और उससे पहले वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कहीं सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल, उस समय नहीं चर्चा है। ये चर्चा मिलता आपको है भानुगुप्त जो थे, गुप्त वंश के राजा, उन्हीं के समय। तो सती प्रथा के एंड किए, लेकिन रूढ़िवादी लोग को अच्छा नहीं लगा। नर बलि प्रथा का भी एंड किया गया, जो अच्छा है। विधवा विवाह को भी बोला कि नहीं, विधवा विवाह जो है होना चाहिए। तो इन सभी चीजें भारतीयों के हित में था, ये तो भारतीयों के हित में था, अच्छा था।
लेकिन रूढ़िवादी लोग को लगता था कि नहीं, ये सब जो है अपना अंग्रेज लोग जो है अपने यहाँ का जो सभ्यता है, संस्कृति, उसको प्रचार कर रहा है। तो उन लोग को जो है मन में जो है नेगेटिव फैलने लगे कि इन लोग जो है अब हमारा जो सभ्यता उसको कहीं ना कहीं विलुप्त करते जा रहा है। ये भारतीयों के हित में था, लेकिन रूढ़िवादी लोग को लगता था कि हम लोग के साथ अच्छा नहीं है। अब यहाँ है देखिएगा, एक कानून सुधार हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माने गए, जिससे भारतीय लोगों का अंग्रेजों को उनका धर्म बदलना चाहते थे। लगा कि भारतीय लोगों को लगा कि इन लोग चाहता है कि हम लोग का जो है धर्म है उन लोग बदल रहा है, हमारे धर्म में तो ऐसा है नहीं। लेकिन उन लोग के पता क्या था कि जब वेद उद बना है ऋग्वेद, उस समय वेद उद में कहीं सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। बीच में जो लोग आडंबर लोग जो आ गए, उन्होंने सत्य प्रथा स्टार्ट किया था। जो उसमें ऋग्वेद बना, सामवेद बना, उसमें वेदों में कहीं सत्य प्रथा का चर्चा नहीं मिलता है। आप समझिएगा। लेकिन ये बाद में जो लोग आडंबर लोग आए, ये सब सत्य प्रथा है, सब नरबली तरबली सब जो है स्टार्ट, विधवा विवाह स्टार्ट किया है। फिर यहाँ देखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, रेल डाक आदि व्यवस्था होने से संदेह बढ़ा। बोला कि यहाँ जो है अंग्रेजी शिक्षा का हो रहा है प्रसार, संस्कृत हिंदी का कोई बात नहीं कर रहा है, अंग्रेज लोग अपना प्रचार करना चाहता था भाषा। साथ ही यहाँ इन लोग स्त्री के शिक्षा का प्रचार किया। स्त्री का शिक्षा जो है कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। आपको पता है सावित्री बाई फुले के नाम सुने होंगे, जो गुलामगिरी सावित्री बाई फुले, आप जानते हो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, जो उन्होंने उनके द्वारा जो है शिक्षा पे बल दिया गया, महिलाओं के शिक्षा पे। और खासकर आपका जो है जवाहरलाल नेहरू साहब, और सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, तभी भारत का जो है एक संपूर्ण विकास संभव है। उसी बीच जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये सब, लेकिन महिलाओं लोग पढ़ाने के लिए जोर देता था उन लोग। लेकिन ये बात जो आज भी लड़की लोग पढ़ती है तो गांव घर में जो है उसके लोग आज अच्छा नहीं मानते हैं, तू कॉलेज जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश की पहली महिला प्रधान इंदिरा गांधी ने, आपका प्रधानमंत्री आज के 50 साल पहले रह चुकी है। लेकिन आज भी भावनाएं हैं कि स्कूल कॉलेज जो है अच्छे एजुकेशन के लिए जो है आज भी लड़कियों को नहीं मिल पाता है उचित शिक्षा। लेकिन ये आज आपको पता है 1897 की क्रांति के पहले आपको जो है इस सब पर जोर दिया जाता है, महिलाओं की शिक्षा पे। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई धर्म के प्रचार का बढ़ावा मिला। 1813 के चार्टर एक्ट है, उसमें पहली बार जो है ईसाइयों को भारत आने का परमिशन मिला, और उन लोग को बोला कि आप लोग अपना धर्म को प्रचार कर सकते थे। क्योंकि पता है इंग्लैंड में भी ज्यादा लोग कैसे धर्म मानते थे, अपना इस क्रिश्चियन ईसाई धर्म को मानते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देखते होंगे उस समय का बहुत सारे मिशनरी स्कूल है। मिशनरी स्कूल गोस्नर है रांची का, संजीवर कॉलेज वो क्या है आपका ईसाई मिशनरी लोग का है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ दिया भी है, लेकिन ये सब शुरुआत में अच्छा नहीं लग रहा था चीजों को। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक धार्मिक कारण में और आता है साथियों। 1856 में जो है, 1856 में एक चीज ध्यान दीजिएगा, पारित विधेयक धर्म परिवर्तन कानून था। ये देखिए क्या था इसमें, इसके अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार बना रहेगा। यदि हिंदू होकर बौद्ध अपना लेता है, मुस्लिम बन जाता है, तो उसका संपत्ति पर हक नहीं माना जाएगा। लेकिन वही कोई जाति के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसकी पैतृक संपत्ति उसकी मानी जाएगी। साथ ही उनको बहुत सारे के जो अंग्रेजों द्वारा जो है उनको लाभ दिया जाता था, नौकरी उकरी में छूट दिया जाता था, जो हिंदू से ईसाई बन गए। तो भारतीय लोग में चिंता का विषय बना कि हम लोग को धर्म को कम आंका जा रहा है, हम लोग यदि कुछ करते हैं तो हम लोग को संपत्ति हक नहीं है। लेकिन अपना धर्म, उन लोग इंग्लैंड के लोगों का धर्म क्या था, क्रिश्चियन ईसाई, तो उन लोग में अपना लेने के बाद उनका अधिकार सीमित रह रहा है, उनका अधिकार को बढ़ावा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं असंतोष फैला। फिर अंग्रेज अपनी नीतियों से अधिकार अधिकतर लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे, और उनको क्या करता था, उच्च पद पर सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं देना चाहते थे उन लोग की, ताकि हमारा संख्या जो है
इंग्लैंड वाले लोग कहा चाहते थे कि उन लोग का संख्या यहाँ पे कम था, क्योंकि हिंदू यहाँ पे ज्यादा थे, मुसलमान थे, तो उन लोग चाहता था कि हमारे ईसाई धर्म के मानने वाला की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो, ताकि हमको यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ शासन कर सके, हमारे संख्या के लोग ज्यादा रहेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा। तो चाहते थे कि मेरी संख्या बढ़े, लेकिन कुछ समय बाद जो है स्थिर होते चलता है बातें। अंग्रेज की नीतियों से हिंदू मुसलमान राज हुआ। ये सब नीति से क्या हो गया, हिंदू के लिए थोड़े ही नियम था, मुसलमान भी दूसरा कोई धर्म अपना लेता है तो उसका संपत्ति नहीं रहेगा, लेकिन मुसलमान हुए बन जाएगा ईसाई या हिंदू बन जाएगा ईसाई, तो वहां पे अधिकार ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों जो है उनके खिलाफ हो गए। और भारत की आबादी में इन्हीं लोग की संख्या ज्यादा है, बाकी बौद्ध जैन बहुत कम ही परसेंटेज में है, सिख हैं। तो ये सब जो है पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था 1857 की क्रांति का। मन में तो गुस्सा हो ही रहा था, लेकिन एक तत्कालिक कारण भी बनेगा बाद में। यहाँ पे है, अंग्रेज अपनी जाति श्रेष्ठता को मानते थे, भारतीय लोग हीन दृष्टि से देखते थे। इन लोग क्या करता था, जाति कुशता में विश्वास रखते थे, और इन लोग गोरा लोग को ज्यादा मानता था। क्या करता था, गोरा लोग को ज्यादा उच्च कोटि का मानता था, और काले लोग को भेदभाव, यानी कि जाति उच्चता में लोग विश्वास रखता था। हर जगह कहीं न कहीं जो है शोषण भारतीयों का हो रहा था। अभी तो और देखिएगा, अभी तो सामाजिक धार्मिक हुआ, अब आर्थिक कारण देखेंगे। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति एवं इंग्लैंड के बने वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने से भारतीय कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गया। आपका यहाँ पे क्या होता है, व्यापार नीति क्या करता है कि यहाँ से जो है चीजों को कम मूल्य पर मिलता था, तो उनको यहाँ का कुटीर उद्योग जो है समाप्त होते गया। क्या हुआ कि औद्योगिकरण जब आया, औद्योगिकरण में क्या हुआ कि वहां मशीन आ गए, मशीन का आविष्कार हो गया, तो मशीन से जो कपड़ा बन रहा था वो सस्ता था। अब भारतीय कपड़ा में ज्यादा लागत लगता था, तो क्या करते, तो कपड़ा को वहां पे जो है ज्यादा रेट था, तो उसका कंपटीशन नहीं कर पाया भारतीय कपड़ा। और ब्रिटिश कपड़ा में जो है भारतीय कपड़ा कंपटीशन में नीचे रह गया, और इंग्लैंड के कपड़ा जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो भारत का कुटीर उद्योग क्या हो गया, लगभग समाप्त हो गया यहाँ पे। भारत के किसान, कारीगर, हस्तशिल्पकार आदि अंग्रेज सरकार के आर्थिक नीतियों के शिकार बने। एक कैसे शिकार बने समझिए। आपका जो है, आपको पता अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, और एक आया था महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, और एक आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो है किसानों का इतना शोषण किया गया इस व्यवस्था में कि किसान जो थे वो आपका भूमिहीन हो गए, उनको जमीन को शोषण करके इतना लगान बढ़ा दिया गया कि शोषण हो गए, कि उनको जो किसान से क्या बन गए, मजदूर बन गए। और भारत का जीडीपी जो आत्मनिर्भर हुआ करता था वो आत्मनिर्भर नहीं रहा। ये सब तहस नहस करने का काम जो है किसान यहाँ के जो आत्मनिर्भर हुआ करते थे, और यहाँ के चीजों के लिए किसी देश दूसरे देश पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये सब व्यवस्था जब अस्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आया, ये पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा एकदम बर्बाद कर दिया। और किसानों का इतना दोहन हुआ, शोषण हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में आज भी जो है 2/66 हिस्सा जो है आज भी किसान के रूप में है। तो कहीं न कहीं उसमें तो और संख्या पे, तो इस शोषण ये जमीन का जो है ये नीति बनाया था उसको वसूलने के लिए टैक्स, इसके तहत किसान किसान न रह गए, भूमिहीन बन गए या मजदूर बन गए। अब समझते हैं अगला हम लोग, इसका तात्कालिक कारण क्या हुआ। 1857 के तात्कालिक कारण को समझने का प्रयास कीजिएगा। 1857 के तात्कालिक कारण क्या हुए, आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि क्या हुआ था उसमें। 1856 में कंपनी सरकार द्वारा ब्राउन बेस राइफल, ये पुराना राइफल हुआ करता था और लोहा का हुआ करता था, ये पुराना राइफल अभी लोहा का हुआ करता था, इसके स्थान पर नई इनफील्ड राइफल, ये अच्छा राइफल जरूर था, ये अच्छा था। ये ब्राउन बेस जो था लोहा का राइफल हुआ करता था, लेकिन इससे नया जो आया था नई इनफील्ड राइफल अच्छा जरूर था, लेकिन इसमें क्या था, लाई गई। तो इसमें क्या हुआ,
नई राइफल में कारतूस ऊपरी भाग को दांत से काटकर, जो ऊपरा भाग था उसको दांत से काटना पड़ता था, इनफील्ड राइफल में भरना पड़ता था काट के। और जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में अफवाह फैल गई कि कारतूस जो है, जो दांत से काटते हैं, जो दांत से काटते हैं वो गाय के और सुअर के चर्बी लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए एक पवित्र है, और आपका सुअर जो है मुसलमानों के लिए जो है, उसको दोनों के लिए, धर्म के लिए तगड़ा झटका लगा। यहाँ पे होता है क्या, हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचता है, और इस तत्कालिक विद्रोह का कारण बनता है। तो तत्कालिक कारण क्या था, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस था वो गाय या सुअर के चर्बी लगा, तो उसे काटना पड़ता था सैनिकों को, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ये तत्कालिक कारण रहा था ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल। साथियों, अब देखते हैं इसको, इसके क्रांति का जो है 1857 की क्रांति का आरंभ हो प्रसार कहां से होता है, समझिएगा। अब देखिए, कारतूस वाले मुद्दा, सैनिकों में बगावत शुरू कर दी गई, बगावत शुरू कर दी और कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा अफवाह फैला समझिए। और गाय और सुअर का जो चर्बी था, जो राइफल में लगा होता था, ठीक है ना, इससे अफवाह फैला। और इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के छावनी में 34वीं इन्फेंट्री बंगाल के ये जवान हुआ करते थे। जैसे कंपनी का नाम होता है, तो किस कंपनी में थे, 34वीं इन्फेंट्री बंगाल यूनिट के ये सेना में तैनात थे। मंगल पांडे जो बैरकपुर में थे, इन्होंने क्या किया, वहां के लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। और ह्यूरिसन जो था, ह्यूरिसन को भी इसकी हत्या करते, बाग की हत्या करते हैं, और ह्यूरिसन को भी, ह्यूरिसन एक अंग्रेज था, उसका क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। तो यहाँ पे जो पहली घटना घटती है 1857 की क्रांति का, यही है कि मंगल पांडे द्वारा क्या किया जाता है, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी जाती है, ह्यूरिसन को भी गोली मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो मंगल पांडे को तत्काल फांसी, फांसी चढ़ने से पहले इन मंगल पांडे एक नारा दिए थे। मंगल पांडे का एक नारा हुआ करता था, बोले थे हल्ला बोल का नारा। ये नारा कौन सा दिए थे, हल्ला बोल का नारा दिए थे। जब इनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिए थे। फिर क्या होता है, 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ये सूचना जो है लंबी, बहुत तेजी तरह से अफवाह फैला, क्योंकि आप जानते हैं कि अफवाह बहुत तेज से फैलता है और बढ़िया बात बहुत लेट से फैलता है। तो अफवाह फैला, तो ये ओला का हुआ कि आपको पूछे कि मेरठ में कब क्रांति हुआ, सिपाहियों ने क्रांति कर दिया, तो आप जवाब देंगे कि 10 मई को सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया मेरठ में। फिर 11 मई को विद्रोही लोग दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचकर क्या बोले, बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती, बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती जो है सेनाओं ने इनको बोला कि आप हमारे नेता हैं, अब इस क्रांति का आप नेतृत्व कीजिए। लेकिन बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों की शक्ति का पता था, अंदाजा था कि इन लोग जो हमारे साथ, उन लोग से हम जीत नहीं पाएंगे। आधुनिक उनके पास हथियार थे अंग्रेजों के पास, उन्होंने ना ना कर रहे थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सैनिकों द्वारा उनको नेता घोषित कर दिया था, बहादुर शाह जफर को। देखिए आगे क्या क्या होता है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है, कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमारे इतिहास के लिए। इसका परिणाम भी देखेंगे, बहुत अच्छा खासा आपका इसका अनुभव होने वाला है। आप देखिएगा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया, जबरदस्ती घोषित किया था, ये तैयार नहीं थे। डर था इनको अंग्रेजों की आधुनिक शक्ति, आधुनिक हथियारों से, उनकी संचार व्यवस्था से। 82 वर्ष की आयु में बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन ये बूढ़ा हो गए थे, इसलिए क्या किए, वक्त खां थे, वक्त खां को आपका जो है सैन्य नेतृत्व का जिम्मा दे देते हैं। सैन्य नेतृत्व का जिम्मा किसको देते हैं, वक्त खां का जो है सैन्य नेतृत्व का जिम्मा दे देते हैं।
कि वो 82 साल की उम्र में संभाल नहीं सकते हैं सेना का कमान, इसलिए बख्त खां जो थे उनको सैन्य नेतृत्व का जिम्मा बहादुर शाह जफर द्वितीय साहब दे देते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय याद रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1857 की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र, ये बहुत सवाल पूछा जाता है यहाँ से। टाइम कितना हो गया? ठीक है, ठीक। तो आप समझिएगा कि 1857 की क्रांति के इसमें जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जहां जहां पे विद्रोह हुए हैं उसको आपको समझाते हैं। अब विद्रोह जो हुआ इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जगह का नाम लिखा हुआ है एक तरफ आपका, यहाँ केंद्र है, यहाँ पे सेना का नेतृत्व, यहाँ पे किस तिथि को विद्रोह हुआ, और यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज है उनका नाम है। तो यहाँ पे विद्रोह को कब दमन किया गया, विद्रोह को कब दबाया गया, समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह जो है उसका देखते हैं। इसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन ये बूढ़ा हो गए थे तो वक्त कहाँ को बोल दिए कि आप सैन्य नेतृत्व करेंगे। तो पूछेगा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कौन किया था, तो वक्त खां। ये विद्रोह कब हुआ दिल्ली में, तो 11 से 12 मई 1857 में दिल्ली में विद्रोह होता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले निकलसन आता है, निकलसन मारा जाता है। तो फिर हडसन अंतिम रूप से आकर विद्रोह को दबा देता है। तो दो अंग्रेज आए थे, निकलसन तो आया लेकिन मारा गया वो बेचारा, हडसन दबा दिया। तो विद्रोह का दमन कब हुआ, 21 सितंबर 1857 को। समझिए कि आपको जो है जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने जो है यहाँ पे विद्रोहियों द्वारा कब्जा करके रखा था, लेकिन अंततः अंग्रेजों द्वारा जो है 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर पुनः कब्जा अंग्रेजों का हो जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं अगला, कानपुर से। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, भारतीय नेता तो जो थे, भारतीय नेता कौन थे यहाँ पे आपका, नाना साहब थे। नाना साहब को हम लोग धुंधु पंत के रूप में नाम से जानते हैं। नाना साहब बूढ़े हो गए थे तो तात्या टोपे को क्या बोलते हैं, सैन्य नेतृत्व। तो कानपुर से नेता तो नाना साहब थे, लेकिन सेना का जिम्मा किसको बोल दिए, तात्या टोपे को। यहाँ पे कानपुर में विद्रोह कब हुआ देखिएगा, तो 5 जून 1857 को हुआ विद्रोह। और इस विद्रोह को दबाने कैंपबेल आया, और कैंपबेल इस विद्रोह को कानपुर में दबा दिया। और अंततः 6 सितंबर 1857 को पुनः जो आपका है कानपुर पर अंग्रेजों को कब्जा हो जाता है। अब देखते हैं लखनऊ की ओर चलते हैं। लखनऊ में बात करें तो लखनऊ आपका जो है इसका लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो हुआ यहाँ पे। और इसका जो विद्रोह कब हुआ लखनऊ में आपका, 4 जून 1857 का विद्रोह होता है लखनऊ में आपका। और लखनऊ में कौन करता है, इसको दबाता है, तो हेनरी लॉरेंस आता है बेचारा, ये मारा जाता है। लेकिन अंत रूप में से कैंपबेल जो है इस विद्रोह को लखनऊ में दबा देता है। और मार्च 1858 को पुनः अंग्रेजों को कब्जा हो जाता है कानपुर में। समझिए कि जो आपका है लगभग 8-10 महीने जो है आपका यहाँ पे जो है कब्जा लखनऊ पर किसको रहता है, विद्रोहियों का रहता है। अब मार्च 1858 में पुनः अंग्रेजों को कब्जा होता है लखनऊ में। अब झांसी चलते हैं। झांसी का नेतृत्व करती रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता है कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे उनको नहीं अधिकार मिल रहा था, तो इन्होंने विद्रोह किए। और जून 1857 को विद्रोह किए थे रानी लक्ष्मीबाई। और हिरोज जो विद्रोह को दबा देती है। हिरोज अंग्रेज था, अंग्रेज कौन दबाया, हिरोज। और अप्रैल 1858 को जो है झांसी पर कब्जा हो जाता है। हिरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते लड़ते जब मारी जाती है, तो हिरोज बोला था, जब मर गई थी तभी इसको डर लग रहा था, इसको बोला था उसी समय, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है कि सोती हुई मर्द है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, सोई हुई थी, इतना तगड़ा तरीका से लड़ी थी, उसको मरने के बाद भी डर लग रहा था कि नहीं उठ के हमको मार देगी फिर से रानी लक्ष्मीबाई। तो फिरोज वहां पे एक कथन बोला था कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में
एक सोती हुई मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका था, याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? आपका मणिकर्णिका। अब इलाहाबाद चलते हम लोग हैं। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व करते हैं? लियाकत अली। और इलाहाबाद में विद्रोह होता है आपका है जून 1857 को। अब यहाँ इस विद्रोह को जो दबाता है अंग्रेज, कर्नल लील दबा देता है। कर्नल लील दबाता है, और दबाता कब है? 1858 को। जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर बिहार आरा जिला का, आरा जिले के थे, ठीक है ना, शाहपुर क्षेत्र। जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व कौन करता है? बाबा वीर कुंवर सिंह। बाबा वीर कुंवर सिंह जो है बहुत जोरदार तरीके से लड़ते हैं युद्ध, एक बार जीत जाते हैं। और उस समय इनका उम्र 80 प्लस उम्र हो गया था। अगस्त 1857 में विद्रोह होता है यहाँ पे। और विलियम विद्रोह जो यहाँ पे है, इनके विलियम टेलर और विंसेंट आयर के सहयोग से जगदीशपुर में विद्रोह को दबा दिया जाता है, और अंततः 1858 में दबा दिया जाता है। बाबा वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक बड़े जमींदार थे, और इनके साथ में इनके भाई अमर सिंह भी थे। और अंततः इनको 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को बाबा वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जगदीशपुर में आपका जो है वहां से नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का। अब आगे देखते हैं बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का? तो बरेली से खान बहादुर खान जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह हुआ तो 1857 में, याद रखिएगा। और यहाँ पे हडसन द्वारा दबाया गया। हडसन जो था बरेली में विद्रोह को दबाया, और ये अंततः 1858 में पुनः अंग्रेजों का यहाँ पे दबदबा बन गया। फिर फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। और कर्नल नील जो है पुनः इस विद्रोह को दबा दिया, और 1858 में पुनः फैजाबाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे प्यारे साथियों? अजीमुल्ला कर रहे थे 1857 की क्रांति में। अब कर्नल जनरल रीड द्वारा जो है 1857 की क्रांति को दबा दिया जाता है 1858 में तक। तो ये आपका जो है चीजें थी, इसको आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा याद करना है आपको कि क्षेत्र उसका नेतृत्व कौन किए थे। जिससे दिल्ली से पूछेगा नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर। कानपुर से तो नाना साहेब, और इनके संग नेतृत्व तात्या टोपे। तो इस प्रकार से आप इससे कम से कम केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता को ध्यान रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। क्या ज्यादा आएगा आपको? दिल्ली से नेतृत्व कौन किए? तो बहादुर शाह जफर। झांसी से कौन करती? रानी लक्ष्मीबाई। इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा। रानी लक्ष्मीबाई से एक लड़ते लड़ते मारी गई थी, इसके लिए कथन बोला था कि हीरोज की सोती हुई मर्द है। बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल भाग जाती है नेपाल, और नेपाल में इसका मृत्यु हो जाता है। इस विद्रोह से डर से कहाँ भागे थे? नेपाल भाग जाती है। लेकिन यह तात्या टोपे थे, भारतीय जंगलों में छापामार युद्ध करते रहते हैं, लेकिन शिवपुरी के एगो धोखेबाज था, उसके माध्यम से पकड़ा के फांसी हो जाता है इनको। तो एक एक करके सबके बारे में और भी फैक्ट हम जानने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों। अब बहादुर शाह जफर पर भी जानेंगे। बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था? आजीवन कारावास किया गया, और फिर इनको उसको म्यांमार में भेज दिया गया। इसको सीन शॉर्ट कर लेंगे आप लोग तो हो जाएगा आपको। अब आप देखते हैं, देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे कौन थे बताइए? तो कानपुर में सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। इनका तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था तात्या टोपे को। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी गई। ये जो थे ये भागे कहूं नहीं, छापामार युद्ध चला रहे थे। जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध चला रहे थे। कौन? 1857 की क्रांति में छापामार युद्ध कौन चला रहे थे जंगलों में छिपकर? तात्या टोपे। लेकिन मान सिंह के द्वारा जो है
अंग्रेजों के शुभचिंतक थे, उनके द्वारा पकड़ा दिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ था और 1879 में नेपाल में इनका मृत्यु हुआ। बताया था 1857 की क्रांति में जो थे डर से नेपाल भाग गई थी और वहां पे 1857 की क्रांति के बाद भागी तो 1879 में इनका मृत्यु हुआ नेपाल में। तो बेगम हजरत महल को काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया, क्योंकि नेपाल भागे। पूछता है कि नेपाल कौन कौन भागे, तो उस पर चर्चा करेंगे हम। अब यहाँ क्या होता है, 1857 की क्रांति के परिणाम में आपको और भी चीज देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अंतिम मुगल बादशाह, इसको भी छोड़ दीजिए परिणाम में, अंतिम बादशाह मुगल जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या होता है, पकड़कर मुकदमा चलाया जाता है इन पर है। मुकदमा चलाकर इनको आजीवन कारावास होता है और उसके बाद फिर इनको रंगून म्यांमार भेज दिया जाता है। रंगून म्यांमार जेल में भेज दिया जाता है, जो बहादुर शाह जफर 1858 में निर्वासित किया गया। फिर 1862 में इनका जो है रंगून म्यांमार में अंतिम सांस लेते हैं मृत्यु होता है। तो पूछे कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था बहादुर शाह जफर द्वितीय का, तो म्यांमार के जेल रंगून में इनके सामने ही इनके पुत्रों को सामने गोली मार दिया गया था। इनके सामने इनके पुत्रों को गोली मार दिया गया था और ये बहादुर शाह जफर द्वितीय और इनकी पत्नी जीनत महल रंगून भेज दिया गया और फिर वहां पे इनका मृत्यु हो जाता है 1862 में। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ इनका मृत्यु हुआ, तो 62 में हुआ था आपका, पता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल भागे थे, आपको पता है। नेपाल में ही अंतरिम रूप से 1879 में बेगम हजरत महल की मृत्यु हुई। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि नेपाल कौन कौन भागे थे 1857 क्रांति में, तो बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल भागे थे। और 1857 की क्रांति में जो है ये होने के बाद बहुत सारे चीज परिवर्तन हुआ है। जैसे 1857 की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटेन द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे शासन हो रहा था। तो उस चीज पर भी चर्चा करेंगे। विद्रोह असफल रहा था क्यों, ये विद्रोह क्यों असफल रहा, 1857 की क्रांति जो है असफल होने का कारण क्या था। 1857 का विद्रोह असफल रहा, ये पूछेगा असफल, सफल क्या सफल, तो असफल रहा है। अच्छे साधन और हथियारों का अभाव था, अच्छे साधन की कमी थी और हथियार की भी कमी थी। कुशल नेतृत्व और संगठन की कमी, कुशल नेतृत्व नहीं था, उनके पास संगठन नहीं था ऐसा कि एक मंच पर सबको ला सके। शिक्षित वर्ग उदासीन रहा, पूछेगा 1857 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया, तो शिक्षित वर्ग उदासीन रहा, ना भाग लिया, उदासीन रहा। विद्रोहियों के पास स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना का भाव, उनके पास डायरेक्ट इनका जो सामने कोई लक्ष्य नहीं रखे थे, निर्धारित लक्ष्य बिना लोग जो है आदमी जो है अपना डायरेक्शन भूल जाता है, अपना लक्ष्य नहीं पा पाता। लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य इनके पास नहीं था, ठोस योजना का अभाव था। सैनिक दृष्टि से कमजोरी कारण में, सैनिक दृष्टि से भी इनके पास अच्छे हथियार साधन नहीं हुए। अंग्रेजों ने आधुनिक संचार का साधनों का प्रयोग किया और विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल। आधुनिक संचार जो है टेक्नोलॉजी, सूचना बहुत मस्ट है कि कहाँ पे क्या चीज हो रहा है। देखिएगा 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति का जो है इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। तो आपको सबसे पहले बताते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इसका शक्ति समाप्त कर दिया गया। बोला कि आपको प्रशासन करना नहीं है। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तुरंत बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत का शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके वहां से ब्रिटेन से बना हुआ कानून, ब्रिटेन वहां से डायरेक्ट शासन चला रही थी। उसके लिए दो चीज की, एक वायसराय नाम दिया गया और एक आपका हुए सचिव, भारत सचिव। वायसराय जो थे, महारानी जो थी वहां की,
उनकी प्रतिनिधि करते थे, उनका प्रतिनिधि करते थे वायसराय। और सचिव जो होते थे ब्रिटेन के एक मंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का एक मंत्री हुआ करते थे और सचिव हुआ करते थे वो। और वायसराय प्रतिनिधि किसका थे? तो महारानी का। इसमें तय किया कि शासन डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब वायसराय संभालेंगे गवर्नर जनरल का पद, जो राजा रानी का प्रतिनिधि करेंगे। तो इसमें जो है इस चीजों को पूरा हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का परिणाम क्या निकले, और उसके बाद हम इसका आपको एमसीक्यू भी हम कराने वाले हैं। इसमें भी बताएंगे हम, इसमें बहुत सारी चीज अभी नहीं बताया आपको, जैसे कि इसमें जो है 1857 के क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल जो होते थे लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग इनके समय। और ब्रिटेन का उसमें प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पामस्टन। ये भी पूछता है बहुत बार कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आपका लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय भी बने फिर, क्योंकि इन्हीं के समय 1858 का अधिनियम आया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? पामस्टन थे 1857 की क्रांति के समय। तो इस चीजों को परिणाम जो 1857 की क्रांति के हुए हैं उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और इसके अंतिम में हम आपको एमसीक्यू सवाल भी कराने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पूरा एसएसटी का सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, तो आप हमसे जरूर जुड़े। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जोहार।